नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एलायंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए न्यूज के बारे में देखेंगे। यह है जादुई चावल असम का। ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में देंगे। हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है, इसे जीआई टैग मिला है। यह है नभमित्र डिवाइस है जो मछुआरों को हेल्प के लिए डेवलप किया गया है। यह है वहाँ पर चंद्रमा की सतह जो प्रज्ञान रोवर है, इसके द्वारा चंद्रमा की सतह पर सल्फर की पुष्टि की गई है, इसके बारे में भी जानेंगे। यह है नटराज कांस्य की मूर्ति जो न्यू दिल्ली में होने वाला G20 की मीटिंग है, वहाँ पर उसकी शोभा बढ़ाने के लिए इसे लगाया जा रहा है 19 टन का। प्लस उसके बाद हलोंग पास गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, यह चर्चा में है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। जादुई चावल है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं जादुई चावल के बारे में। असम राज्य के अंतर्गत जो चोकुआ चावल है, इसे जादुई चावल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे क्यों जादुई चावल के रूप में जाना जाता है, इसके जानेंगे। इसकी विशिष्टता के कारण, इसका विशिष्ट प्रकार का टेस्ट है, विशिष्टता के कारण इसे जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत दिया गया है। हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है, इसलिए चर्चा में आ गया है। आइए चोकुआ चावल के बारे में जानेंगे। यह चावल असम में अहोम राजवंश है, अहोम राजवंश के सैनिकों का मुख्य भोजन था। जो अहोम राजवंश है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन जाएगा, जो अहोम राजवंश है ये किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है। तो ये उनका मुख्य रूप से भोजन है। इसकी खेती विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, खास करके जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, नदी है, उस क्षेत्र के आसपास इस चावल की खेती की जाती है। चोकुआ चावल एक अर्ध चिपचिपा शीतकालीन चावल है, यानी कि इसे ठंडे के सीजन में इसे उगाया जाता है, जिसे साली चावल के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे साली चावल के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। यह चिपचिपा और चिपचिपी किस्मों में भी आता है। उनकी एमाइलेज सामग्री के आधार पर बोरा और चोकुआ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बोरा और चोकुआ के नाम से भी जाना जाता है इस चावल को। इसके अंदर एमाइलेज की मात्रा कम होती है। यह चावल नरम होता है, तो इसलिए इसका उपयोग नरम ठंडे या गुनगुने पानी में भिगोने के बाद खाया जा सकता है इसे आसानी से। इसकी और अगर विशेषता की बात करें तो चावल को पहले उबाला जाता है। ध्यान रखिएगा, चावल को पहले उबाला जाता है, फिर इसे सुखा दिया जाता है। सुखा देने के बाद जब इसे खाना होता है तब इसे पहले पानी में भिगो दिया जाता है। जब ये फूलकर नरम हो जाता है तब उसको खा लेते हैं, फिर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह सुविधाजनक और काफ़ी पौष्टिक भी होता है। अगर चोकुआ चावल का आनंद कैसे आता है, इसमें दही, चीनी और गुड़, केला मिलाकर जब इसका एक व्यंजन बनाते हैं, तो जो असमिया पारंपरिक व्यंजन भी होता है वहाँ पर ये खाने में और भी ज़्यादा आनंद देता है। तो ध्यान रखिएगा, जादुई चावल यानी चोकुआ चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, चंद्रमा का निकट साइड बनाम सुदूर पक्ष यानी कि दूर साइड से। यहाँ पर देखिए फिगर में मून का दिया है नियर साइड और फार साइड्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो भारत का चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है चंद्रमा की सतह पर, उसका प्रयोग जो अन्वेषण हो रहा है, उस पर जो रिसर्च हो रही है, उसके हिस्सा में जो विक्रम लैंडर है चंद्रमा के निकट की ओर सफलतापूर्वक उतारा गया, यानी कि चंद्रमा का जो नियर साइड से उसकी तरफ इसे उतारा गया है, ताकि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सबसे निकटतम दृष्टिकोणों में एक बना रहे। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस साइड पर उतारा गया है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है, और किस साइड में उतारा गया है, तो ये नियर साइड में उतारा गया है, फार साइड में नहीं। फार साइड नियर साइड में डिफरेंस देखेंगे, नियर और फार साइड में होता है डिफरेंस क्या होता है। अगर नियर साइड्स की बात करें तो कहते हैं कि जो चंद्रमा का 60% हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है वो नियर साइड ही हिस्सा दिखाई देता है। जो भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का नहीं देखते हैं उसे फार साइड्स कहते हैं, उसे फार साइड यानी कि सुदूर क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र जो फार साइड ये दूर का चंद्रमा का क्षेत्र है जो हमें दिखाई नहीं देता है, ये केवल अमावस्या के दौरान सूर्य का प्रकाश जब प्राप्त होता है तभी दिखाई देता है, अन्यथा इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। जो नियर साइड्स होता है यानी जो नज़दीक का साइड होता है, यहाँ सूरज की रोशनी हमेशा मिलती है, यहाँ हमेशा अंधेरा नहीं होता है। एक लूनर डे, कम से कम एक लूनर डे मतलब एक चंद्र दिन यहाँ पर धूप रहती है, यानी सूरज की रोशनी दिखाई देती है। एक लूनर डे जो चंद्रमा है पर सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती है। तो जब एक लूनर डे अगर पृथ्वी पर कितने दिन के बराबर होता है, पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है। एक लूनर डे यानी पृथ्वी पर 14। अभी जो विक्रम लैंडर्स और प्रज्ञान रोवर्स जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर काम कर रहा है, यह केवल 14 दिनों तक काम करेगा, क्योंकि उस पर सोलर लगा हुआ है,
वो सोलर जब तक सूर्य की रोशनी मिलेगी तब तक काम करता रहेगा, अन्यथा फिर काम नहीं करेगा। तो फिर 14 दिन यानी कि चंद्रमा के 1 लूनर डेज और पृथ्वी के 14 दिन के बराबर वो काम करता रहेगा। और अगर इसकी बात करें तो अपेक्षाकृत चिकना होता है, जो नियर साइड्स होता है अपेक्षाकृत चिकना होता है। जो फार साइड्स यानी जो दूर का क्षेत्र होता है इसमें गड्ढा और उबड़ खाबड़ आकृतियाँ इसमें देखने को मिलती है। नियर साइड की जो परत होती है काफ़ी पतली और व्यापक होती है, इसमें ज्वालामुखी लावा का प्रवाह अधिक देखने को मिल सकता है। वहीं जो मोटी परत फार साइड है, यहाँ पर इसकी परत मोटी है, यहाँ पर जो लावा उद्गार है उसको कम देखने की मतलब कम देखने को मिल सकता है। और इसके बाद स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र में सीमित है। जो जल और बर्फ है उसकी संभावना है कि जो छाया वाला क्षेत्र है उसमें सीमित है। वहीं स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र में संभव है। स्थायी रूप से छाया वाले मतलब कि जो छाया वाला क्षेत्र है इसका फार साइड का जो छाया वाला क्षेत्र है वहाँ संभावना है कि वहाँ जो जल बर्फ है वहाँ मिलने की उसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चंद्र अन्वेषण यानी कि चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए कई चंद्र मिशन उतारे जा चुके हैं नियर साइड्स पर। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो नियर साइड है चंद्रमा पर कई सारे जो मिशन है चंद्र मिशन उतारे जा सके हैं, लेकिन फार साइड सुदूर क्षेत्र में अभी किसी ने चंद्र मिशन नहीं उतारा है। यहाँ पर उतारना काफ़ी चैलेंज है। केवल चीन का द्वारा एक ही मिशन भेजा गया है, केवल चीन द्वारा एक मिशन भेजा गया है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि चंद्रमा के सुदूर साइड्स में, सुदूर साइड मतलब दूर का क्षेत्र है, वहाँ पर केवल किसके द्वारा चंद्र मिशन उतारा गया है, तो केवल चाइना के द्वारा। लेकिन नियर साइड में कई देश उतार चुके हैं। हाल ही में भारत द्वारा इसके साउथ पोल पर उतारा गया है, इसके साउथ पोल पर उतारा गया है। तो ये था चंद्रमा का निकट और दूर का क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे। नभमित्र एक डिवाइस है, इसके बारे में जानेंगे। नभमित्र डिवाइस है, इसरो का एक सेंटर है, अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। इसमें एक उपकरण डेवलप किया गया है जिसका नाम है नभमित्र डिवाइस। यह सफलतापूर्वक इसका टेस्ट भी हो चुका है। देखो यहाँ पर नाव में इस डिवाइस को सेट किया जा रहा है, इस डिवाइस को नाव में सेट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि मछुआरों जो हैं उनका सुरक्षा बढ़ावा देना। यह सैटेलाइट बेस्ड है, यह सैटेलाइट बेस्ड है यानी कि सैटेलाइट से अटैच है। ये इमेज और चित्र आसानी से प्रोवाइड्स करता है। स्थानीय भाषा में मौसम का अलर्ट भी जारी करता है। ये डिवाइस स्थानीय भाषा में मौसम का अलर्ट भी जारी करता है, चक्रवात की चेतावनी भी देता है, अन्य भी जानकारियां देने में सक्षम है। नाव की अगर दुर्घटना होती है या आग जैसी कोई भी आपात मामले में जो भी इसमें सूचना होती है, वो जो मछुआरा नियंत्रण केंद्र है यानी कि जो मछुआरा कंट्रोल सेंटर है उसको सचेत करता है। यह उपकरण सक्रिय हो जाता है, सक्रिय होने के बाद वहाँ पर ये जो सूचना है वहाँ पर पहुँचाता है। इसके अतिरिक्त और भी ये डिवाइस काम करता है। शिपिंग मार्गों को बताता है, समुद्री सीमाओं के बारे में बताता है, मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के बारे में विवरण भी प्रदान करता है। यदि किसी प्रकार से नाव दुर्घटनाग्रस्त डिस्ट्रॉय हो गई तो इस लोकेशन के वजह से जो वहाँ पर जो सेंटर है, जो मछुआरा केंद्र नियंत्रण केंद्र है, वो आसानी से यहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये डिवाइस ध्यान रखिएगा, इसरो का जो अहमदाबाद स्थित अनुप्रयोग केंद्र है उसके द्वारा डेवलप किया गया है मछुआरों के सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा पर सल्फर की पुष्टि हुई है, चंद्रमा पर सल्फर की पुष्टि हुई। भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था 23 अगस्त को, विक्रम लैंडर्स सक्सेसफुली चंद्रमा की जो साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली उतर गया है। तो जो विक्रम लैंडर है उसमें से निकल के जो भारत का प्रज्ञान रोवर है, ये देखिए रोवर है, प्रज्ञान रोवर है, ये वहाँ पर घूमना चंद्रमा की सतह पर शुरू कर दिया है। तो इसने कुछ सतह पर सफ़र करने के बाद यह बताया कि वहाँ पर सल्फर की पुष्टि बताया कि सल्फर यहाँ पर मिलने की संभावना है। इसमें जो लगा हुआ है रोवर में लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण लगा हुआ है। ये उस चीज़ की पुष्टि कर रहा है और भी मैप भी जारी कर रहा है कि कहाँ कहाँ कौन से खनिज संसाधन स्थित है। और भी विश्लेषण किया गया तो यह भी पता चला कि चंद्रमा की सतह पर एल्युमिनियम कैल्शियम लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की उपस्थिति भी पता चली है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी रिसर्चफुल साबित हो रहा है। प्रज्ञान रोवर अभी भी सक्रिय रूप से हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता कर रहा है, अभी भी हाइड्रोजन की उपस्थिति का जो प्रज्ञान रोवर है वो पता कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर सल्फर की पुष्टि की गई है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अदिस अबाबा घोषणा। यह है क्या, इसके बारे में जानेंगे। जो अदिस अबाबा घोषणा है, अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के निष्कर्षण करने के लिए और उसको प्रसंस्करण करने के लिए, पर्यावरण से जुड़ी प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रणनीतियाँ स्थापित करने के लिए एक समझौता पर साइन किए हैं। लोग समझौता कर रहे हैं।
इस समझौता को ही बोला गया है अदिस अबाबा। ये इथियोपिया की कैपिटल्स जो है अदिस अबाबा, जो इथियोपिया है उसकी जो राजधानी है अदिस अबाबा, वहाँ पर घोषणा हुई है। तो इस घोषणा को अदिस अबाबा घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर 19वें अफ्रीकी मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में इस घोषणा को अडॉप्ट किया गया था। ये जो सम्मेलन हुआ था इसका विषय रखा गया है अफ्रीका में पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अवसरों का लाभ उठाना। ध्यान रखिएगा, ये देखिए, चुनौतियों से निपटने के लिए अवसरों का लाभ उठाना और सहयोग को बढ़ावा, ये थीम है। ये थीम है जो किसकी थीम है, जो 19वां अफ्रीकी मंत्री सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में हुआ था। जो अदिस अबाबा घोषणा हुई है उसमें भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों को एक्सेप्ट किया गया है कि ये सब सारी चुनौतियों से जो अफ्रीका है सफ़र कर रहा है। तो इस घोषणा पत्र में एडॉप्ट क्या किया गया है? एडॉप्ट यह किया गया है कि जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री सुरक्षा, संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक पूंजी जैसे संसाधनों से निपटने के लिए और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सारी कार्रवाई को किया जाएगा। इससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज या कार्रवाई होगी उससे किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अदिस अबाबा। तो ये लोकेशन भी देख लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। यहाँ पे इरिट्रिया है, प्लस उसके बाद यहाँ पर देखिए इरिट्रिया है, सोमालिया है और इसके बाद इथियोपिया है। इसे हार्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। सब कंट्री को मिलाकर हार्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे हलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य के बारे में दिया है। हलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य के बारे में दिया है। चर्चा में क्या है इसके बारे में देखेंगे। प्राइमेटोलॉजिस्ट ने पूर्वी असम में हलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य के भीतर से हलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य के भीतर 1.65 किलोमीटर 1.65 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के कारण से होने वाले विभाजन को यहाँ पर देखिए, जो हलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य है उसके बीच में एक रेलवे ट्रैक है जिसकी लंबाई कितनी है 1.65 किलोमीटर से। यह अभयारण्य को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। यह अभयारण्य को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो वहाँ पर निवास करते हैं गिब्बन्स, ये बानर की प्रजाति होती है, निवास करते हैं गिब्बन्स, उनको खतरा पैदा कर दिया है रेलवे ट्रैक। इससे रेलवे में टकराकर इनके जो आवास, इनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। तो इसके लिए जो प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक सुझाव प्रस्तावित किया है। सुझाव क्या प्रस्तावित किया है? उन्होंने बनाया कि एक चंदवा पुल बनाया जाए कृत्रिम रूप से, एक कृत्रिम रूप से चंदवा ब्रिज बनाया जाए कि जो गिब्बन को आसानी से एक साइड से दूसरे साइड से जाने में आसानी हो। तो इसका उन्होंने बोला है कि कृत्रिम चंदवा पुल का निर्माण किया जाए। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बन जाएगा जो कृत्रिम रूप से चंदवा पुल बनाया गया है ये कहाँ बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा जो हलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य से वहाँ पर बनाया गया है। जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच में उसको इस पार से उस पार ढकाने के लिए, ताकि जो इनकी जो गिब्बन्स हैं, इस प्रजाति की जो आनुवांशिक विविधता है ये बची रहे। तो लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लोकेशन है, ये है हलोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पर है असम, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बेसिन में ये स्थित है पूर्वी असम के क्षेत्र में। तो ये था। और भी कुछ नेशनल पार्क है उसके बारे में देख लेंगे। डिब्रू सेखवा है, ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है। कांजीरंगा नेशनल पार्क है, लखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्लस उसके बाद औरंग नेशनल पार्क है, प्लस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम के अंदर होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ और भी दिया है, हुलॉक गिब्बन्स के बारे में दिया है। गिब्बन्स बताया जा रहा है कि जितने भी सभी वानरों की प्रजाति है सबसे छोटे होते हैं और सबसे तेज भी होते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधी और उपोष्णकटिबंधी जंगलों में निवास करते हैं। अगर इनके संरक्षण की स्थिति की बात किया जाए तो जो पश्चिमी हुलॉक गिब्बन्स है इसे लुप्त प्राय यानी कि एक्सटिंक्ट घोषित किया गया है, और जो पूर्वी हुलॉक गिब्बन है यह असुरक्षित इन्हें बताया गया है। अब वन्यजीव, भारतीय जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें इन्हें शामिल किया गया है। कुछ और अगर हलोंग पार गिब्बन अभयारण्य के बारे में बात करें तो पहले ये गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य था, उसके बाद हलोंग पार आरक्षित वन के नाम से जाना जाता था। भारत के असम राज्य में जो सदाबहार वन है उसमें स्थित एक पृथक संरक्षित क्षेत्र था। इस अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर 1997 में यानी 1997 में इसे मान्यता मिली थी। हलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य भारत का एकमात्र गिब्बन अभयारण्य है जहाँ पर हुलॉक गिब्बन्स रहते हैं, हुलॉक गिब्बन है कौन? सभी वानरों की सबसे छोटी प्रजाति है जो सबसे तेज होते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत है उसका एकमात्र रात्रिचर जो प्राइमेट्स होते हैं
जिसका नाम है बंगाल स्लो लोरिस, वो भी इसमें निवास करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नटराज के बारे में जानेंगे। चर्चा में क्यों है नटराज, इसके बारे में देखेंगे। हाल ही में घोषणा की गई है कि 28 फीट की, ध्यान रखिएगा 28 फीट की 28 फीट की एक नटराज की जो प्रतिमा है तमिलनाडु की जो कांस्य मूर्ति है नई दिल्ली में लाया जाएगा। नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर उसकी शोभा बढ़ाने के लिए इसे लाया जा रहा है। तो इसकी शोभा बढ़ाने के लिए जो नटराज की मूर्ति लाया जा रहा है, जो G20 है, ये 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता G20 की इस बार भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके पृष्ठभूमि के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो ये जो मूर्ति है 19 टन की है, ध्यान रखिएगा 19 टन की है, वजन है मूर्ति, ये 8 धातुओं से मिलकर बनी है। क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा, अगर इसका वजन भी पूछ देगा, इसकी लंबाई भी पूछ देगा। 28 फीट लंबाई है इसकी, 19 टन वजन है इसका, 8 धातुओं से मिलकर बना है। 1 2 3 क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। और कौन कौन सा धातु इसमें लगा है, सोना है, चांदी है, सीसा है, तांबा है, टीन है, पारा है, लोहा है और जस्ता है। यह अष्ट धातु से मिलकर बना है। आइए नटराज के बारे में जानते हैं। यह ब्रह्मांडी नृत्य के रूप में हिंदू भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मांडी नृत्य यानी कि यूनिवर्सल नृत्य यानी डांस फॉर्म में ये जो हिंदू भगवान है शिव हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। विशेषकर दक्षिण भारत के कई शैव मंदिरों में इसका प्रतिनिधित्व धातु या पत्थर से किया जाता है। इसे बनाया जाता है या तो धातु से बनाया जाता है या तो पत्थरों से बनाया जाता है। यह चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। ध्यान रखिएगा, जो मूर्ति कला थी, ये चोल जो मूर्ति कला थी, उस कला में इसे डिजाइन किया गया है। अगर नटराज की विशेषताओं की बात करें तो ऊपर दाहिने हाथ में ढोल है, ये देखिए जो ऊपर इनका दाहिना हाथ है इसमें ढोल है, जिसे नगाड़ा या डमरू टाइप का बोलते हैं, डमरू है। यह क्या है, यह सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। यह सभी रचनाएं डमरू की महान ध्वनि से उत्प्रेरित है। मतलब कि यह डमरू क्या है, डमरू बजाने से मतलब ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है कि सृजन का, कि संसार का सृजन कैसे हो। और भी देखेंगे नटराज के बारे में। ये जो उनका बाएं हाथ है, बाएं हाथ में जो अनंत अग्नि है, यहाँ पर देखिए ये जो उनका बाएं हाथ है लेफ्ट साइड का, इसमें अनंत अग्नि का प्रतीक है। इसमें अग्नि रखी गई है, अनंत अग्नि रखी गई है। यह विनाश का प्रतिनिधित्व करती है कि अग्नि से ही इसका विनाश होगा। फिर उसके बाद निचला दाहिना हाथ के बारे में देखेंगे। ये देखिए ये है निचला दाहिना हाथ जो आशीर्वाद की मुद्रा में है, जिसे अभय मुद्रा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, अभय मुद्रा बोलते हैं। यह आशीर्वाद का प्रतीक है। यह भक्तों को आश्वस्त करने के लिए और डराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निचला बायां जो हाथ है, यहाँ पर देखिए निचला बायां हाथ, ये जो घूम खड़ा है ऐसे, ये जो पैर की तरफ इशारा कर रहा है ना, जो लेफ्ट साइड का पैर है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, बायां हाथ पैर की तरफ इशारा कर रहा है। ये मोक्ष का मार्ग बताता है, यह मोक्ष का मार्ग का इशारा करता है। एक एक पार्ट नटराज के बारे में, पूरा जो नटराज है ये कवर हो जा रहा है। नटराज के बारे में एक एक पार्ट से संबंधित क्वेश्चन बने चुके हैं। नीचे जहाँ शिव का दाहिना पैर एक बौने आकृति पर रखे हैं, वहाँ पर रख के डांस कर रहे हैं। यह पर्सन क्या है, यह अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। ये जो बौना व्यक्ति है जिस पर पैर रखा गया है शिव के द्वारा, यह अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। शिव की जटाएं देखिए, शिव की जटाएं जो खुली हुई फहरा रही है, ये गंगा नदी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है गंगा नदी के प्रवाह की। गंगा नदी प्रवाह है, इसी तरह के फैल कर निकलती है। अलंकरण में शिव के एक कान में नरकुंडल है, एक कान में इनके नरकुंडल है, एक कान में मादा कुंडल है। तो यह इन्हें जो नर और पुरुष है इसके संलयन को भी दिखाता है, यानी कि जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, उनका ये प्रतीक दिखाई देता है। शिव की भुजा पर सर्प लिपटी हुई है, शिव की भुजा पर सर्प लिपटी हुई है। सर्प किसका प्रतिनिधित्व करता है, कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक। ये देखिए जो सर्प है दिखाई दे रहा है इनकी भुजा पर, यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति जो मानव का रीढ़ होता है, सुप्त अवस्था में रहता है, पीठ की तरफ जो रीढ़ की हड्डी होती है सुप्त अवस्था में रहता है, वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। तो उसका प्रतीक है जो सर्प लिपटा हुआ है। ये था नटराज के बारे में। आज की न्यूज इतना ही है। जानकारी अगर न्यूज हमारी पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।